मिल्टन वेनराइट इंग्लैंड की शेफील्ड यूनिवर्सिटी में एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। उनका दावा है कि उन्हें ऐसे सबूत मिल चुके हैं जिनसे पता लगता है कि आज भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवन आसमान से बरस रहे हैं। पैंसपर्मिया का बेसिक आइडिया यही है कि जीवन के बीज अंतरिक्ष से आए थे। पृथ्वी पर जीवन नहीं था, वो यहाँ उल्का और ग्रहिकाओं के सहारे पहुंचे थे। मगर अब नियो पैंसपर्मिया यानी नया पैंसपर्मिया मानता है कि अंतरिक्ष से तो जीव आज भी आ रहे हैं, अभी भी। 2013 में मिल्टन और उनकी टीम ने स्ट्रेटोस्फीयर से करीब 25 किलोमीटर की ऊंचाई से कुछ नमूने जमा किए। एक कमर्शियल जेट लाइनर की उड़ने की ऊंचाई से 3 गुना ज्यादा ऊंचाई से। निचले एटमॉस्फेयर में तो काफी जीव हैं, लेकिन मिल्टन मानते हैं कि स्ट्रेटोस्फीयर में भी जीव हैं। उनके इस दावे ने कि वहां भी बाहरी अंतरिक्ष के जीव हैं से बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। मेरे क्रिटिक्स का कहना था कि यह मटेरियल सिर्फ ऊपर जाता है, अंतरिक्ष से नीचे नहीं आता, वो सिर्फ जमीनी मटेरियल है। हमें मिले सबूतों से लगता है कि ये बात सही नहीं है। मिल्टन का कहना है कि वो नमूने इतनी ऊंचाई से लिए गए हैं कि वो हवा में ऊपर उड़ ही नहीं सकते। फिजिक्स कहती है कि हमारे पास जो पार्टिकल हैं वो इतने भारी हैं कि स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच ही नहीं सकते। ये बात फिजिक्स कहती है और हम फिजिक्स पर सवाल नहीं उठा सकते, यानी न्यूटन के नियमों पर। मगर मिल्टन ये भी जानते थे कि वो अपने विरोधियों का मुंह तभी बंद कर सकते हैं जब उन्हें और एलियन मिल जाएं। अगर अंतरिक्ष से माइक्रो ऑर्गेनिज्म या और किसी किस्म के जीव पृथ्वी पर आ रहे हैं तो हमें उन्हें पकड़ना होगा। और मिल्टन ठीक यही कर भी रहे हैं। वो अपनी टीम के साथ नए सिरे से ज्यादा ऊंचाई पर से नमूने जमा करने में जुटे हैं। सीधे स्ट्रेटोस्फीयर में जाना सैंपलर। ओ वे इस टीम को 90 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। तब बलून करीब 25,000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा। वहां पहुंचने पर बलून में लगा ड्रॉर खुद ही खुल गया। यह देखिए कि स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है। इसका दरवाजा खुलता है और इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप स्टब पर नमूने जमा होते हैं। हम उन्हें यहीं से जमा कर सकते हैं, स्टेराइल कंडीशन में, इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप के अंदर। 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवा का दबाव इतना कम होता है कि बलून तब तक फूलता रहता है जब तक वो फट नहीं जाता, और तब वो वहां से बेहद कीमती सामान लेकर पृथ्वी पर वापस लौट आता है। ये भी एक फिशिंग ट्रिप जैसा ही है। हम इन बलून को आसमान में भेजते हैं, हमें नहीं मालूम होता कि ये क्या पकड़ेंगे। कई ट्रिप पर हमें कुछ नहीं मिलता, कुछ ट्रिप में हमें कुछ मिल जाता है। हो सकता है कि हमारी 5 कोशिशों में नहीं, लेकिन 6ठी में कुछ मिल जाए। इन्हें उम्मीद है कि इनके लेटेस्ट लॉन्च से इन्हें इस तरह की चीजें मिल सकती हैं। ये उन नमूनों की फोटो हैं जो मिल्टन और उनकी टीम ने 2013 में जमा किए थे। मिल्टन को पूरा यकीन है कि इन्हें इनमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के सबूत मिलेंगे। हमें सबसे पहले यही अनोखे ऑर्गेनिज्म मिले थे। अगर हम टेक्स्ट बुक में एलगी या बैक्टीरिया के बारे में देखें तो वहां भी ऐसा कुछ नहीं मिलता। मिल्टन के ये एलियन सिर्फ 30 माइक्रोन के हैं, यानी इंसान के बाल से करीब दुगने मोटे। पहले तो स्ट्रक्चर को देखकर मैं बड़ा मायूस हो गया था, क्योंकि मुझे लगता था कि ये पॉलन ग्रेन है। मगर बाद में केमिकल एनालिसिस करने पर पता चला कि ये असल में टाइटेनियम है। फिर हमने देखा कि इसके अंदर से भी कुछ निकल रहा है, और जब उसे एनालाइज किया गया तो पता लगा कि वो बायोलॉजिकल है। उसमें कार्बन और ऑक्सीजन है, वो बायोलॉजिकल है। इसके पहले कोई भी जीव टाइटेनियम शेल में नहीं मिला था। ये शायद पहला जीव था। मिल्टन ने यह भी देखा कि पृथ्वी पर कोई और ऐसा जीव नहीं था जो इतनी तेजी से मूव करता हो कि कलेक्टर पर इंपैक्ट क्रेटर बनाए। हमने देखा कि यहाँ एक इंपैक्ट क्रेटर है, मतलब ये कि ये बॉल अंतरिक्ष से आई थी, सैंपलर से टकराई, जिससे ये क्रेटर बना। टकराने का मतलब ही यही है। ये कहीं दूर से आई थी, ये पृथ्वी से जाकर वहां नहीं उड़ रही थी, ये काफी तेज स्पीड से नीचे आई थी। मिल्टन मानते हैं कि कोई उल्का इसका सोर्स हो सकती है। टेम्परेचर सही है, पानी के अलावा कार्बन और ऑर्गेनिक मटेरियल की मात्रा भी बिल्कुल सही है। उल्का की फ्रोजन टेल से निकलने वाला मलबा हमारे एटमॉस्फेयर को एलियन ऑर्गेनिज्म से भर सकता है। अपने पहले लॉन्च की कामयाबी से खुश होकर मिल्टन अब करीब 6 और लॉन्च की तैयारी कर रहे हैं। मुझे ज्यादा डर इस बात से लग रहा है कि हमें कई अनोखी तस्वीरें मिली, मगर वो दोबारा नहीं मिली। और साइंस में एक बार मिली चीज कोई मायने नहीं रखती, उसका बार बार मिलना जरूरी होता है।
स्ट्रैटोस्फेरिक सैंपलर को ढूंढना और उसे वापस लाना तो बस आधी जंग ही है। हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि बॉक्स बिल्कुल साबुत वापस आए। अगर ये कहीं से टूटता है तो हमारी पूरी मेहनत बेकार जाएगी। बॉक्स सही सलामत है ना? लग तो रहा है। ये फील्ड है ना, हमें ये बहुत पसंद है। इस बड़े बॉक्स के अंदर ड्रॉर भी किसी तरह के पॉसिबल कंटेमिनेंट से बचा रहता है। ये तो हम भी जानते हैं कि उसके अंदर पॉलन होगा, धूल होगी, घास होगी, क्योंकि सामने फील्ड है, लेकिन वो सारी चीजें बॉक्स के बाहर ही होंगी। हम बस यही चाहते हैं कि बॉक्स के अंदर जो भी हो वो सिर्फ स्ट्रेटोस्फीयर का नमूना ही हो। अगर मिल्टन को एलियन माइक्रोब मिल भी जाते हैं तो वो हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा जाने पहचाने हो सकते हैं। अगर वो पृथ्वी पर करोड़ों साल से आ रहे हैं तो हो सकता है हमारी बायोलॉजी उनसे काफी मिलती जुलती हो। सब यही मानते हैं कि अंतरिक्ष से आने वाली कोई चीज बड़ी ही स्पेशल होगी, मगर ये जरूरी नहीं है कि वो वाकई स्पेशल ही हो। अगर वो पृथ्वी पर आ रही हैं तो वो यहाँ लाखों सालों से आ रही हैं। वो यहाँ है, वो अंतरिक्ष का ही अंग है, वो ऑर्गेनिज्म भी हमारी बायोलॉजी का हिस्सा है। अगर इंटेलिजेंट एलियन बहुत दूर के ग्रहों से हमारे पास मैसेज भेज रहे हों तो क्या हम उन्हें सुन सकते हैं? 200 साल पहले कोई टेलीग्राफ वायर पर मोर्स कोड नहीं पा सका था। सेल्यूलर नेटवर्क तो बहुत दूर की बात थी। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है जिससे हम किसी एलियन की कॉल का जवाब दे सकें। हवाई यूनिवर्सिटी के फिजिसिस्ट जॉन लियोनार्ड मानते हैं कि एलियन के भेजे मैसेज हमारी पहुंच के अंदर है। हम ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। वो हमारे साथ क्यों और कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसलिए अच्छा यही होगा कि हम ये देखें कि वहां पर क्या क्या है। अगर वाकई अंतरिक्ष में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हैं और वो पूरे तारामंडल में अपने मैसेज भेज रहे हैं तो जॉन के मुताबिक उनकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हमारी टेक्नोलॉजी से बिल्कुल अलग है। जब हम पृथ्वी पर ही काफी दूर तक कोई मैसेज भेजते हैं तो हम लाइट या रेडियो वेव पर निर्भर करते हैं, लेकिन लाइट की मदद से इंटरस्टेलर कम्युनिकेशन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। हमारे ब्रह्मांड में काफी धूल और गैस भरी है, उनसे लाइट बिखरती है। इसलिए हम अपने गैलेक्टिक सेंटर से भी लाइट सिग्नलिंग करें तो कोई फायदा नहीं होने वाला। और रेडियो वेव के जरिए भेजे गए मैसेज को भी काफी इंटरफेरेंस का सामना करना पड़ेगा। पूरे ब्रह्मांड में तारों और तारा मंडलों से एक हिस की आवाज आती रहती है। ऐसे में उन्हें उस बैकग्राउंड नॉइज को भी पार करना होगा। मैं अपने इस रेडियो को ट्यून कर रहा हूँ, इससे तरह तरह की आवाजें आ रही हैं। ऐसे में हमें इसमें एक ऐसी फ्रीक्वेंसी ढूंढनी होगी जिसके जरिए एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर इस तरह की ट्यूनिंग के साथ समस्या यह है कि इसमें स्टेशनों का शेड्यूल या उनकी लिस्ट नहीं है। ऐसे में यह पता लगाना मुश्किल है कि हमें कहां ट्यून करना चाहिए। जॉन मानते हैं कि तारामंडल में मैसेज भेजने की एक बेहतर टेक्नोलॉजी भी है। एलियंस शायद एक बहुत ही छोटे पार्टिकल का इस्तेमाल कर रहे हों, न्यूट्रिनो का। ये सब एटॉमिक पार्टिकल हमारे सूरज में होने वाले न्यूक्लियर रिएक्शन जैसे रिएक्शन से पैदा होते हैं और वो विस्फोट करते तारों और गैमा रेज बर्स्ट जैसी धमाकेदार घटनाओं से भी निकलते हैं। न्यूट्रिनो की सबसे अनोखी खूबी तो यही है कि वो बहुत छोटे होते हैं और किसी मैटर को ऐसे पार कर जाते हैं जैसे वहां थे ही नहीं। जो डस्ट मैटर हर तरह की लाइट और ज्यादातर रेडियो वेव को रोक लेते हैं, वो भी न्यूट्रिनोज को नहीं रोक पाते। वो किसी भी चीज के पार चले जाते हैं, दीवारों को पार कर लेते हैं, वो जमीन से बाहर निकल आते हैं। हमारे एक नाखून के नीचे से हर सेकंड करीब 10 लाख न्यूट्रिनोज गुजर जाते हैं। सच तो यह है कि अगर न्यूट्रिनोज से बचने के लिए कोई सन ब्लॉक होता तो उसमें 1 लाख करोड़ न्यूट्रिनो प्रोटेक्शन फैक्टर भी शायद कम ही पड़ता। मेरे हाथ पर इसकी एक पतली सी परत भी फोटॉन्स को रोक सकती है, लेकिन न्यूट्रिनोज को रोकने के लिए इससे कई गुना मोटी परत भी शायद काम नहीं आती। और सच कहें तो ये छतरी सूरज से आने वाले फोटॉन्स को बड़ी आसानी से रोक लेती है, लेकिन ये भी हमें उनसे बचा नहीं सकती थी। उनसे बचने के लिए हमें करीब 1 प्रकाश वर्ष मोटी लेड की छतरी की जरूरत पड़ेगी। जॉन मानते हैं कि शायद एक एलियन सिविलाइजेशन ने न्यूट्रिनोज की एक बीम बनाई थी और उन्हें पल्स किया था। इस तरह से उन्होंने कॉस्मिक मोर्स कोड में एक मैसेज बनाया था।
लेकिन चूंकि न्यूट्रिनोज बड़े ही अनोखे होते हैं, इसलिए ना तो उनका पता लगाया जा सकता है, ना ही मेजर किया जा सकता है। पृथ्वी पर लगा आखिरी डिटेक्टर आइस क्यूब साउथ पोल पर बर्फ में करीब 3 किलोमीटर की गहराई में गड़ा है। उसके सेंसर के 86 स्ट्रैंड आज भी इस इंतजार में हैं कि कोई एक न्यूट्रिनो पृथ्वी पर आए और आसपास की बर्फ के इलेक्ट्रॉन से टकराए। आइस क्यूब पर हर साल कुछ ही न्यूट्रिनो की टक्कर दर्ज हो रही है।